एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि आपका बच्चा शायद दिसंबर के बाद बचेगा ही नहीं, और वो यहाँ आए, उन्होंने कुंडली दिखाई और ऐसा कोई दोष उस बच्चे की कुंडली में नहीं। बच्चा सबसे बड़ी धरोहर है माता पिता के लिए, तो वो घबराए से घूमे, फिर इतने हजार की पूजा, उतने लाख की पूजा, ये सब। क्या ऐसी कोई डेथ प्रिडिक्शन कर सकता है चार्ट देख करके? यहाँ तक भी बताए, तुम जहर से तुमको नुकसान होगा, फूड पॉइजनिंग से तुमको नुकसान होगा, या कार एक्सीडेंट हो सकता है। शुक्र अगर कमजोर है किसी का तो फ्राइडे के दिन अल्कोहल का सेवन करो और शुक्र ठीक हो जाएगा। शुक्र ठीक हो भी गया तो लिवर खराब हो जाएगा। ये कोई उपाय ही नहीं है। अल्कोहल के सेवन का शुक्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मैं इसको गारंटी से कह सकता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को लाइक कीजिए, टाइम्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना भूलेगा। पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं आज। पवन जी कहूँ या एस्ट्रो अंकल कहूँ? बहुत सारे लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं। मैं अचानक कभी उनसे रास्ते चलते मिल भी जाता हूँ तो उन्हें मेरा नाम कम याद होता है, एस्ट्रो अंकल याद एस्ट्रो अंकल उनको तुरंत याद होता है, क्योंकि उस समय के बच्चे भी अब काफी बड़े हो गए, 17-18 साल हो गए, तो बच्चों के मम्मी पापा भी मुझे एस्ट्रो अंकल नाम से ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन एस्ट्रो अंकल से मम्मी पापा की बहुत सारी क्वेरीज हैं जो आज भी हैं लोगों के दिमाग में, और मैं उसी क्वेरी से शुरू करूंगी। सबसे पहली चीज कि एक बच्चे की कुंडली को लेकर के, जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुंडली तो बन जाती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पे सुनने में आता है कि बच्चे की कुंडली 12 साल तक नहीं देखनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे की जो ग्रोथ है वो 3, 5 और 12 ये महत्वपूर्ण वर्ष हैं जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारे लोग इस कारण से उसको कहते होंगे कि ये मेंटल डेवलपमेंट का समय है, लेकिन मेरी जो मान्यता है वो यही है कि बच्चे का जन्म हुआ तो जैसे ही कुंडली बने, एक तो जन्म होने के बहुत शीघ्र ही कुंडली बन जानी चाहिए, और जैसे ही कुंडली बने उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अच्छाइयाँ, उसके गुण और ऐसी चीजें जो दोष उत्पन्न कर रही हैं, उस सब की रेमेडी अर्ली चाइल्डहुड से ही होनी शुरुआत हो जाए तो अच्छा। अब उनसे मंत्र का जब तो कराएंगे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बच्चा अगर करना शुरू कर दे, पेरेंट्स करवाना शुरू कर दे, तो बहुत फायदा होता है उन बच्चों को। लेकिन जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ऐसी कई सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनिशियल एज में बच्चों के साथ होती हैं। ऐसे में आपने कहा कि कुछ रेमेडीज का आपने जिक्र किया, क्या वो रेमेडीज होनी चाहिए? और मान लीजिए कि आजकल तो बच्चे बहुत टेकी हो गए हैं ना, कि जेनजी का जमाना है, तो वो भी बहुत लॉजिकल चलते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ऐसे में क्या वो रेमेडीज होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें, जैसे हॉरोस्कोप किसी की आई, छोटा सा बच्चा है, तो हमें वहीं से पता चल जाएगा कि इसके आंखों में या हार्ट में या लिवर में या पैरों में कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो माँ से बोल दिया कि आप जो है रोजाना जैतून का तेल पैरों में लगा के मालिश किया कीजिए। लिवर का जैसे आया तो इसको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं दीजिएगा। जैसे आंखों का आया तो बच्चे की जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो बच्चे की जो लार है वो सुबह ही सुबह आंखों में लगा दी जाए, तो उससे जो प्रॉब्लम होनी थी या जो डैमेज हो सकता था वो रुक सकता है, बहुत हद तक रुक सकता है। तो ये चीज़ें बहुत शुरू में ही यदि पता चल जाए। अब जैसे एक छोटी सी बात है, वो ये है कि मान लीजिए किसी के हार्ट में या लिवर में कोई दिक्कत आनी है, तो ऐसे बच्चे को गरिष्ठ भोजन नहीं खिलाना है। अगर शुरू से ही उसको गरिष्ठ भोजन नहीं खिलाएंगे हम, तो उस बच्चे की आदत भी नहीं पड़ेगी और वो हेल एंड हर्टी रह सकता है। ये जो बातें आप बता रहे हैं रेमेडीज, ये तो बहुत लॉजिकल हो गई कि बच्चे को अगर पेट में समस्या है तो उसे हल्का खाना खिलाइए, लेकिन जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बताता है कि आप सूर्य को जल दीजिए, बच्चे से सूर्य को जल दिलवाइए, या फिर आप बच्चे के नाम से या उसके वजन के बराबर आप सतनजा दान कर दीजिए, यानी कि
चारा दान कर दीजिए, या और भी इस तरीके की रेमेडीज, ये कितनी कारगर है? कारगर है, ये भी कारगर है। अब इसमें लेकिन डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना बड़ा है, उसका हाथ कितना अप्रोप्रिएट उठ सकता है, जो सूर्य को वो जल दे दे। उसको स्कूल का भागना रहता है, बच्चा सुबह को आसानी से उठना नहीं चाहता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक छोटी सी और चीज़ है, सुबह सुबह बच्चे को नंगे पाँव यदि हम घास पे टहलाते हैं तो बच्चे का जो उसका जो स्टेमिना है वो बहुत इम्प्रूव करने लगता है। और बच्चे को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उसकी कुंडली बता रही कि इसका स्टेमिना वीक होगा, इसकी आंखें वीक होंगी, तो वो इतनी वीक नहीं होंगी या उसका स्टेमिना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो काम करती हैं। अब पवन जी, आपकी ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत लॉजिकली समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा टारगेट उन लोगों के लिए भी है जो कि ऐसे उपाय या ऐसी रेमेडीज बताते हैं। मैं आपके सामने एक सिचुएशन फ्रेम करती हूँ। एक बच्चा है जिसको खांसी बहुत ज्यादा होती है और उसको मान लीजिए ये कहा जाता है कि इसके वजन के बराबर आप हरा चारा या सतनजा दान करवा दीजिए। ऐसे में अगर सिर्फ यही पर डिपेंडेंसी हो जाए कि डॉक्टर के पास मान लीजिए सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, सब प्रैक्टिसेस करके छोड़ चुके हैं, अब क्या यही चीज कारगर हो सकती है? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। अ, देखिए, एस्ट्रोलॉजी लॉजिक ही है, ठीक है ना, वो लॉजिकल रेमेडीज हैं। और जो बच्चे के बारे में बताया जाता है या किसी की भी कुंडली से बताया जाता है वो बहुत लॉजिकल होता है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि डॉक्टर्स अपना काम उन्होंने किया लेकिन अब वो भी हार मान चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जीवन में, तो अब वो भी हार चुके हैं। तो ऐसे टाइम में सुंदरकांड का पाठ, महामृत्युंजय का जप, ये दो पढ़ सकते हैं, दो दो कर सकते हैं। उसके अलावा ये बच्चे के वजन के बराबर अनाज का दान करना, ये भी किया जा सकता है। और अगर शनि की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो जूता, छाता, ये अक्सर दान देते रहना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान वो करें, बच्चे को सरसों का तेल ना खिलाया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेमेडीज हैं जो कारगर सिद्ध होती हैं। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा सारे व्यूअर्स से कि यदि आपके घर में पितृदोष है तो बच्चे बीमार ही रहेंगे। और शुरू के 7-8 साल वो बीमार रहेंगे ही रहेंगे। फिर वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर उनकी करनी पड़ेगी, तब जाके वो इम्प्रूव करेंगे अपनी हेल्थ में। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहूँगा कि जैसे योग है, आयुर्वेद है और ज्योतिष है, इन तीन का सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो योग से ठीक हो जाती हैं। अब जैसे कमर की प्रॉब्लम है तो उसमें सतनाजा दान की बराबर बजाय हम कमर की रेमेडी करने किसी नेचुरोथेरेपिस्ट के पास जाए, कुछ पॉइंट्स वो दबा देंगे, इस तरह से किया जा सकता है। या डॉक्टर हैं, वैद्य जी हैं, इनकी मदद ली जाए। कि कहने का मतलब ये है कि खाली ऐसा नहीं है कि आप रेमेडीज के भरोसे ही चले, हाँ, आपको हर चीज लॉजिकली समझनी पड़े। एक रिसेंटली मेरे से किसी की कॉन्वर्सेशन हुई और उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा, बाहर रहते थे, आउट ऑफ इंडिया, उनसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि आपका बच्चा शायद दिसंबर के बाद बचेगा ही नहीं। और वो यहाँ आए, उन्होंने कुंडली दिखाई और ऐसा कोई दोष उस बच्चे की कुंडली में नहीं। इस तरह के फ्रॉड्स को आप कैसे देखते हैं, जो कि खासतौर पे बच्चों की कुंडलियों को लेकर के, क्योंकि आप तो एस्ट्रो अंकल हैं, तो इस तरीके के फ्रॉड्स को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? हमारा भी दिल कभी कभी बहुत दुखता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम खामखा डरा दें किसी को, और इतनी बुरी तरह डरा दें कि बच्चे को तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हमने प्रिडिक्ट किया है। लेकिन माता पिता के हेल्थ
वो खराब होनी शुरू हो जाए, उनको एंग्जाइटी शुरू हो जाए। भाई बच्चा सबसे बड़ी धरोहर है माता पिता के लिए, तो वो घबराए घबराए से घूमे, फिर इतने हजार की पूजा, उतने लाख की पूजा, ये सब। तो अगर मैं ये कहता हूँ देने वाला ईश्वर है, अगर उसने मेरे भाग्य में धन दिया है तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ज्योतिषियों को मैं अक्सर कहता हूँ डराओ मत, तुम्हारे भाग्य में धन आना होगा, आ जाएगा, तुम अपना यहाँ योग देखो। यहाँ पे अगर पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स की जो दुविधा है ना, उसको खत्म करना हमारा एक मेन वो है। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई डेथ प्रिडिक्शन कर सकता है चार्ट देख करके? हाँ, की तो जा सकती है। देखिए सप्तम भाव हुआ, अष्टम भाव हुआ, तीसरा भाव हुआ, ये भाव ऐसे हैं जिसमें आप डेथ को या एज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ एज इज कॉल्ड डेथ। लेकिन इतना प्रिसाइजली कि दिसंबर तक बचेगा बच्चा, उसके बाद नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत प्रिसाइजली कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। यहाँ तक भी बताए तुम जहर से तुमको नुकसान होगा, फूड पॉइजनिंग से तुमको नुकसान होगा, या कार एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई धारदार हथियार से तुमको प्रॉब्लम, ये सब तो बताया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन था जिसको लेके मैंने भी अपना दुख प्रकट किया, वो यही आ जाता है कि हम इतना ना डरा दें या लोग इतना ना डर जाए कि वो भागते भागते उनका समय बीते। तो जो ऐसे वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास वो लोग जाएं और अपनी रेमेडी कर लें। अगर वास्तव में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो महामृत्युंजय का जप वो कर सकते हैं, मृत संजीवनी का जप कर सकते हैं, सुंदरकांड का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप कर सकते हैं। तो बहुत सारी उसकी रेमेडीज हैं। तो योग तो होते हैं, लेकिन ना होने पर डराना ये गलत है, ये अनैतिक है। एक और ऐसा उपाय जो मैंने सुना, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। शुक्र अगर कमजोर है किसी का, तो फ्राइडे के दिन अल्कोहल का सेवन करो और शुक्र ठीक हो जाएगा। शुक्र ठीक हो भी गया तो लिवर खराब हो जाएगा। ये कोई उपाय ही नहीं है। अल्कोहल के सेवन का शुक्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं इसको गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई रेमेडी नहीं। शुक्र खराब है, पाउडर लगाइए, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन दीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः का जप कीजिए, माँ दुर्गा के सामने बैठिए, जप कीजिए। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास और सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये क्यों ना करें? अल्कोहल पीने से फैमिली और खराब हो जाएगी। तो ऐसे शुक्र का भी क्या कर रहे हैं जिससे परिवार के अंदर कलह उत्पन्न होने लगे, क्योंकि जो अब थोड़ा सा लेगा वो वहाँ रुकेगा नहीं, फिर वो आदत बढ़ जाती है, वो बढ़ता चला जाता है, और लेडीज भी लेना शुरू कर देंगे। तो सोचिए उस घर का माहौल क्या हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसी बेमतलब की बातें करें जिससे लोगों को कष्ट हो और उनके घर बिगड़े, उनका शरीर बिगड़ जाए। मेरे विचार से ये बिल्कुल गलत रेमेडी है। इसके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है। खैर सब कुछ हम पढ़ें ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आचार्य जी, क्योंकि ज्योतिष जो है वो भी लॉजिक्स पे चलता है, ऐसे में राहु, केतु, शनि, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको बता करके बहुत डराया जाता है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता दिए जाते हैं। राहु और केतु मोस्टली ये बताया जाता है कि कुंडली में खराब ही होगा, और अगर शनि की 7.5 है, ढैया है, तो आपका जीवन बर्बाद होने वाला है। कितना सही है ये? उसमें एक चीज बहुत सारे लोग कहते हैं, काल सर्प योग है। काल सर्प योग मतलब अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ऐसा नहीं है। काल सर्प योग, आप शिव जी की बच्चे से पूजा कराना शुरू कर दो, घर में बैठे अपना पूजा करे। कहीं जगह विशेष पे जाना है, उसका मन है, वो जगह तीर्थ पे जाकर पूजा कराना चाहे कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। देश के इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था,
बहुत बड़े बड़े लोग, वो लोग पॉलिटिक्स में, वो लोग बॉलीवुड में, वो लोग स्पोर्ट्स में सितारे बन के चमक गए। लेकिन आचार्य जी, कुछ लोग कोट करते हैं काल सर्प योग है ही नहीं। है ही नहीं, शास्त्र में काल सर्प का कहीं कोई वर्णन नहीं है। सर्प योग की बात जरूर की गई है, लेकिन काल सर्प योग की कोई बात नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि अगर उन्हीं के परिभाषा से हम चलें तो 1 डिग्री भी राहु आगे चला जाए तो काल सर्प योग खंडित हो जाता है। लेकिन वो वहां पर भी तुले पड़े रहते हैं कि नहीं ये है, 1 डिग्री से तो बाहर है, काल सर्प योग बन रहा है। फिर वो कहने लगेंगे विपरीत काल सर्प योग बन रहा है। अब विपरीत काल सर्प योग कैसे हो सकता है? लेकिन अब लोग कह रहे हैं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए लोगों को। सर्प दोष की एक बात की गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सांप आएगा काट जाएगा। ये सर्प दोष, ये शारीरिक विकार कुछ पैदा कर सकता है और व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको परिणाम मिलेंगे। लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे ऐसा नहीं है। अगर उसके कुंडली में मान लीजिए सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, तो उसे उच्च कोटि के परिणाम मिलेंगे। तो मेहनत वो कर रहा है, सभी को करनी चाहिए मेहनत। तो आचार्य जी, ऐसे में जाहिर सी बात है मेहनत हर इंसान करता है और हर किसी को ये लगता है कि भाई मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, शायद मुझे उसके हिसाब से थोड़ा कम ही मिल रहा है। रेमेडीज की बात हमने की, लेकिन जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं वो बड़ी बड़ी पूजाएं बता दी जाती हैं। क्या किसी दूसरे की पूजा करने से क्या मुझे फल मिल सकता है? अगर कोई सिद्ध पुरुष है तब तो मिलेगा, क्योंकि जो पूजा कर रहा है उसको भी उपवास करना पड़ता है, उसको भी अपने लिए शांति करनी पड़ती है, तब जाके उस पूजा का वह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दूसरों को बांट कर सकता है। तो पुरोहित को भी बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं दूसरे के लिए कुछ करने में। तो ये सिद्ध पुरुष कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माला फेरने लगे, फिर इधर देखा उधर देखा, बात करी और फिर कह दिया आपका ये उपाय हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ऋषि रहे हैं और जिनके करने से बहुत लाभ हुआ लोगों को। बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये देश विद्वानों से आज खाली है। तो उन लोगों के होने से या उन लोगों के करने से लाभ मिलता है, लेकिन वो फिर शास्त्रीय विधि से अपना कार्य करेंगे। वो ऐसे नहीं करेंगे और आपको बता देंगे कि इतना मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है, इतने दिन मुझे करना है। और वो मैं लोगों से भी कहता हूँ, आपको धन चाहिए ना, आप धन लो, लेकिन अनैतिक कार्य मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ श्री और लाभ साथ चलते हैं। तो हम ज्योतिषी ही या आध्यात्मिक लोग ही इस प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आपने कालसर्प दोष की बात की, ये जानना लोगों के लिए भी बड़ा क्यूरियस है, क्योंकि दिमाग में ये तो आता ही है ना कि कालसर्प दोष आखिर आया कहाँ से? ये कुछ दिमागों की उपज है। कुछ वर्ष पूर्व या कुछ सदी पूर्व लिखा गया और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता हुआ मैंने देखा नहीं। बल्कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काल सर्प दोष वाले लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे या बहुत बड़े अफसर बने, जजेस बने, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स बने, बहुत राजनीति में उन्होंने बहुत काम किया, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा कमाई। तो मैं तो काल सर्प दोष को मानता नहीं। आचार्य जी, एक बहुत ऐसी मार्केट है जो कि मांगलिक दोष के ऊपर चलती है। मैं मार्केट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मांगलिक दोष अगर किसी की भी कुंडली में हो तो उसे कहा जाता है, एक बहुत बेसिक पैटर्न है कि आपकी शादी बहुत लेट होगी या फिर आपकी शादी में 110% प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके बाद अलग अलग तरह के या तो आप कुंभ विवाह कराएंगे, आप तुलसी विवाह कराएंगे। ऐसे में ये रेमेडीज करने के बावजूद भी तो शादियां नहीं चलती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए 70% लोग मांगलिक होते हैं, 70% जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है मंगल के 70% लोग। अब उसमें जब मंगल 7वें या 8वें भाव को सीधे प्रभावित करता है तो मंगल दोष बनता है, बस तभी बनता है।
तो मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं। और उसमें पंचांग में उसका परिहार भी दिया हुआ है, बहुत सारे पंचांगों में उसका परिहार है। उन परिहारों को देखिए, अगर वो मिल जाते हैं तो फिर रेमेडीज की भी जरूरत नहीं, आप कह सकते हैं कि यहाँ विवाह कर लो। हाँ, मांगलिक दोष जो है, कुछ दोष जिसे बोलते हैं, जो सप्तम अष्टम भावों को प्रभावित करता है, तो वहाँ मैरिज या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके। गुण मिलाए जाते हैं आजकल, तो सॉफ्टवेयर से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर देखा, 2 कुंडलियां मैच करी और गुण मिला दिए। 36 गुण में से कितने गुण मिले हैं? नाड़ी दोष, भ्रकुट दोष, ऐसे कई सारे दोष हैं। ये कितने रेलेवेंट हैं? क्योंकि कई बार ठीक ठाक गुण मिलने के बावजूद भी 27 गुणों पे भी शादी नहीं चलती, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। तो फिर इसका मतलब कहाँ है? बिल्कुल ठीक। देखिए, होता क्या है कि गुण तो मिल गए। गुण सामान्यतः ज्यादातर ज्योतिषी समुदाय जो है वो सिर्फ चंद्रमा से गुण मिलाता है। गुण मिलान 100 नंबर की थ्योरी है, वो बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तब जाकर एग्जैक्ट हमारे गुण सामने आते हैं या दोष हमारे सामने आते हैं। चंद्रमा मैच करने से तो चंद्रमा के गुण दोष सामने आ गए, बस एक ही प्लेनेट तो मिला जो सॉफ्टवेयर कर रहा है। हाँ, लोग भी वही कर रहे हैं, जो ज्योतिष अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी वही करते हैं। इससे कुछ नहीं होता, ये गलत है। और सॉफ्टवेयर से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपको बता देगा ये चीज है। अब ये चीज का परिहार है या नहीं है, इस बात का कोई वो उत्तर नहीं देता है ना। कई चीजों का परिहार होता है। अब जैसे 7वें भाव में किसी का मंगल है, ठीक, भाव स्पष्ट कुंडली बनी, उसमें वो 6ठे भाव में आ गया, तो अब मंगल दोष उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अब वो विवाह भी कराएगा, थोड़ा खटर पटर चलती रहेगी, लेकिन अब वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। या 8वें भाव से 9वें भाव में आ गया मंगल, तो वो फिर उतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो एक कुंडली का जो एनालिसिस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इतना आसान नहीं है कि बटाक से कर दिया, उसमें बहुत टाइम लगता है। और जब हमको 15-20 साल हो जाते हैं, तब हम केवल फटाक से देखकर, जैसे किसी की भी प्रैक्टिस होती है, अब आपको कोई भी विषय दे दिया जाए तो एकदम से आप बोलेंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका हो गया, तो तब तो ये हो सकता है। अन्यथा मैं यही कहना चाहूँगा, मंगल दोष के लिए 100 नंबर से कुंडली मैचिंग होती है, वो खुद बैठ के मैच करें, और उसमें लगेगा आधा पौना घंटा कम से कम, और उसके बाद फिर किसी कुंडली पर डिसीजंस लें, अन्यथा डिसीजन ना लें। आचार्य जी, नाड़ी दोष एक ऐसा, उन्हीं पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट है जिसपे भाई कई बार ये कहा जाता है कि अगर नाड़ी दोष है तो अब शादी नहीं हो सकती, और ऐसे में नाड़ी दोष कटता भी है। क्या ये लॉजिक सही है? नहीं, नाड़ी दोष से शादियां होती है, हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। हाँ, ये कहते हैं ना कि बच्चे नहीं होंगे, या तो किसी दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। अगर RH फैक्टर दोनों का सेम आ रहा है तो, अन्यथा नाड़ी दोष का भी परिहार है। अगर RH फैक्टर सेम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे होंगे, थोड़ा देर हो सकती है, या ये हो सकता है कि एक आध मिसकैरेज हो जाए, लेकिन बच्चा होगा। आचार्य जी, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा कहीं ना कहीं पे एक ऐसी मुझे लगता है कि विज्ञान है जो कि अपने आप में कई सारी चीजें बताता है। आपसे समझना चाहती हूँ, सामुद्रिक शास्त्र कई सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें भी बताता है क्या ये? देखिए, ऋषि समुद्र ने इस ज्ञान को डेवलप किया। हमारे ऋषियों ने बहुत खोज करके ही कोई ज्ञान डेवलप किया है, वो किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कह देते थे। तो उस ज्ञान को उन्होंने डेवलप किया। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हेयर कैसे हैं, बारीक हैं कि हैवी है, उसका कलर कैसा है हेयर का, आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, तिल के बारे में, और चलते कैसे हैं।
आप दरवाजा खोल के चल के 4 कदम आइए, पता चल जाएगा कि आपके प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। अच्छा। जी। और उसमें चेहरा हमारा किस, हाँ से कहते हैं। हाँ, वो फेस रीडिंग एक्चुअली समुद्र शास्त्र का ही वो एक पार्ट है। अब उसको अलग से डेवलप किया गया है, लेकिन अब उसमें हमें पता चल गया गोल चेहरा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, चौकोर चेहरा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, यदि एग-लाइक है तो ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है, तो उससे पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमने प्रयोग भी किया है और 101% ये ठीक होते हैं। निकलता है सही। हाँ। तो मेरा यहाँ पे क्यूरियोसिटी ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके फेस पे कहीं पे तिल होगा तो इसका क्या मतलब है? चेहरे पे अगर बाएं गाल पे तिल है, दाएं गाल पे तिल है, क्या मतलब है इसका? देखिए तिल का एक तो मेडिकल पार्ट है, यानी जो हमारी माइनर वेन्स हैं वो इकट्ठी होने लगती हैं तो वो एक तिल की शेप ले लेती हैं। ठीक, तिल फॉर्म हो गया। अब ये जो तिल फॉर्म हुआ है इसको हमें देखना कैसे है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी है लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए एक जो बॉटनी वाले स्टूडेंट ने ये बताया कि ये जो पेड़ है ये ऐसा रहेगा, लेकिन हमको उससे क्या फायदा मिलेगा, ये दूसरी चीज हो गई। तो वही तिल का है। अब तिल में 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। अगर माथे पर तिल है आंख से 2 उंगल ऊपर तो ये तिल अच्छा होगा, और आंख के बिल्कुल साइड में है तो ये तिल आंखों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। ठीक है, अगर ये तिल आंखों के यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी हार्ट की या लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। नाक पर अगर किसी के तिल है तो उसको जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन भर वो अर्निंग करेगा। नाक पर तिल अगर यहाँ पर तिल है तो वो जीवन भर अर्निंग करेगा और अपने अच्छी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करेगा और अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करेगा। ठीक, उसके बाद आता है गाल का तिल, गाल पे। पहले यहाँ को बताइए, मेरे यहाँ पे तिल है। तो यहाँ पर यदि तिल है तो ये अच्छा है, अच्छा उसको मानते हैं। यहाँ से ये पूरा कर्व अगर हम खींचेंगे तो इतने बीच में कोई भी तिल है तो वह अच्छा होता है। खास तौर से राइट में अगर है तो बहुत अच्छा है, लेफ्ट में है तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं होंठ। होंठों पर जो तिल है अ, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी देखे बहुत ध्यान से देखे। अगर यहाँ के पास चाहे मेल हो या फीमेल, यहाँ पर यदि कोई तिल आता है किसी के तो उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। मैरिज या तो बहुत देर से शुरू होगी, डिलेड मैरिज होगी, और या फिर जो मैरिज होने के बाद उसमें थोड़ी सी टेंशन्स रहेंगी। लेकिन ये तो ब्यूटी स्पॉट भी कहते हैं ना इसको हाँ, तो। वो देखने में तो सुंदर लगा, लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सारे लोगों को आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर आएगा तो उनको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि यदि किसी के यहाँ पर तिल आ रहा है तो ये ठीक है, वो देखने में सुंदर लगेगा, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, वो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके साथ ये दिक्कत होगी, या तो आइदर इट विल बी अ केस ऑफ डिलेड मैरिज और प्रॉब्लमेटिक मैरिज। प्रॉब्लम। हाँ, एक बड़ा कॉमन सा लोग देखते हैं कि अगर हाथ के हथेली के बीचों बीच तिल आता है और आपकी जब आप व्हेन यू मेक अ फिस्ट तो वो अंदर आता है, तो आपके पास पैसा बहुत होगा। हाँ। मिथ है क्या ये? तिल जो हाथ में इस तरीके से आपने मुट्ठी बांधी और तिल उसके अंदर चला गया तो ये अच्छा है, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। लेकिन अगर ये तिल
देखिए ये वाली जो सन की अपोलो, फिंगर ऑफ अपोलो है, ये सन की लाइन है, इस पर अगर ये तिल होता है तो या तो फादर का प्रॉपर सुख नहीं मिलता, और या फिर आँख की दिक्कत उसको होती है, ये भी है। तो जहाँ किसी व्यक्ति को ये दे रहा है तो वहाँ ये चीज़ ले भी लेगा। अच्छा। और अगर किसी के पैर में तिल हो तो कहते हैं वो बहुत घूमता है। जो तलवा है, तलवे में यदि तिल है तो घूमना भी होगा, लेकिन उसको पेट की भी दिक्कत रहेगी, लेकिन घूम के वो बहुत पैसा भी कमाएगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को घूमना भी चाहिए, और ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये जिस दिन आलसी हो गए उस दिन इनका जो फॉर्च्यून है, इनका जो भाग्य है, वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो ऐसे लोगों को बहुत एक्टिव होना चाहिए, ये तिल बताता है।